क्योंकि ये बिल्कुल एक कुएँ की तरह है, इसलिए इसको ब्लैक होल कहा जा रहा है। ठीक है? तो इस बात को आप समझिए। तो इसीलिए ये दिखाई नहीं देते। तो आप यहाँ पर भी ये जो चित्र भी जो हमने लिया, ये चित्र क्या है? इस चित्र में आप देख क्या पा रहे हैं? आप दीवार देख पा रहे हैं। इस दीवार के भीतर क्या है, ये तो अभी भी हम नहीं देख पा रहे, है ना? भीतर का जो भीतर का जो भाग है, ये तो हमारे लिए अभी भी अदृश्य है। तो अभी भी जो चित्र हमने लिया, चित्र आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि दीवार का चित्र हमने लिया, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है, जो प्रकाश हम देख पा रहे हैं, और ये पहली बार इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप के माध्यम से हम देख पाए। पहली बार इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप के माध्यम से हम इसे देख पाए। तो ये वर्ष 2019 में M87 नाम का ब्लैक होल है, जिसके पहली बार चित्र लिया गया। जब हम बात करते हैं हमारी आकाशगंगा की, जो मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी खुद की आकाशगंगा है, तो वहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि इस आकाशगंगा के केंद्र में भी सैजिटेरियस ए स्टार, जिसको धनु ए स्टार भी कहते हैं, इसका ऐसा भी एक यहाँ पर हमें ब्लैक होल देखने को मिलता है, क्योंकि इसका दूसरा चित्र लिया गया। दूसरा चित्र जो हमने लिया, ये 2021 में दूसरा चित्र लिया गया था, और 2022 में, पिछले ही साल लिया गया था, 21 नहीं, 2022 में पिछले साल इसका दूसरा चित्र जो है हमने लिया। तो पहला चित्र जो है हमने लिया, वो M87 का लिया। दूसरा चित्र, M87 हमारे आकाशगंगा के बाहर है। दूसरा चित्र हमने लिया सैजिटेरियस ए स्टार, यानी धनु ए स्टार का, जो कि बहुत ही विशाल ब्लैक होल है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में 40 लाख गुना है। तो सूर्य से 40 लाख गुना इसका द्रव्यमान है। तो ये जो है, ये हमारी आकाशगंगा, जो मिल्की वे आकाशगंगा है, इसके केंद्र में ये पाया जाता है। अच्छा, एक मैं ये आया था, कोई यहाँ पर ऐसा भी है जो कौन बनेगा करोड़पति देखता है। अभी हाल ही में एक आए थे कौन बनेगा करोड़पति में, जिसने 1 लाख सॉरी 1 करोड़ रुपए जीता था। तो 1 करोड़ रुपए इन्होंने जीता, और 25 लाख का प्रश्न ये था। बताएंगे आंसर? तो आप, मेरे हिसाब से आप बता सकते हैं। पूछूं मैं? 30 सेकंड का समय दूं आपको, जल्दी से बताइए क्या है आंसर इसका। वाह! तो 82% लोगों ने अंकित किया है ए, जो कि बिल्कुल सही है उत्तर। तो आप भी वहां बैठे होते तो आपको 25 लाख मिलते। मेरे औकात के बाहर है 25 लाख देना। जो लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 25 लाख मिलेंगे कि नहीं, तो मेरे तरफ से बस आपको शुभकामनाएं ही मिल सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये 25 लाख का प्रश्न, अभी 2 सप्ताह पहले, 2-3 सप्ताह पहले, अगर आप में से कोई देखता होगा करोड़ कौन बनेगा करोड़पति, तो शायद आपने देखा होगा कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते थे। ये भी आप लोग की तरह ही एक अभ्यर्थी हैं, इसलिए 1 करोड़ तक पहुंच गए। सारे प्रश्नों का उत्तर इन्हें पता था, सब करंट अफेयर्स इनका पढ़ा हुआ था, तो बड़े आराम से 1 करोड़ तक पहुंच गए थे। तो 25 लाख का ये प्रश्न उनसे पूछा गया था। है। आगे हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में। तो ब्लैक होल क्या है, ये समझ गए। ब्लैक होल बस एक ऐसा क्षेत्र है जो जहां पर का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल है, इतना अधिक है, इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश के भी जो कण है, वो भी पार नहीं कर पाते, वो भी इसकी तरफ खिंच जाते हैं। तो कोई भी आसपास का कोई भी खगोलीय पिंड हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी धूल के कण हो, प्रकाश ही क्यों ना हो, प्रकाश के कण भी इसके भीतर गिर जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत प्रबल होता है। तो ये हो गया ब्लैक होल। अब हम आते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंग पर। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में समझते हैं कि आखिर ये गुरुत्वाकर्षण तरंग, या गुरुत्वीय तरंगे भी इसको कह सकते हैं आप। तो आखिर ये गुरुत्वीय तरंगी या गुरुत्वाकर्षण तरंगी क्या होती है? तो जहां तक बात है गुरुत्वाकर्षण तरंगे यानी गुरुत्वीय तरंगों की, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कई जगह पर आपको गुरुत्वीय तरंगे भी लिखे हुए मिलेंगे। गुरुत्वीय तरंगे,
ठीक है? तो ये गुरुत्वीय तरंगे क्या होती हैं, इसको समझते हैं एक बार हम। तो ये एक जब भी हम ब्रह्मांड के बारे में या ब्रह्मांड की संरचना के बारे में जब हम सोचते हैं, तो इसको बिल्कुल एक जाल की तरह हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इस चित्र में देखने को मिल रहा है अपने स्क्रीन पर, एक बिल्कुल एक जाल की तरह देखते हैं। आप समझिए जैसे फुटबॉल का गोल पोस्ट होता है। फुटबॉल का नेट जो होता है, गोल पोस्ट जो होता है, उसमें आप क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि किसी ने अगर फुटबॉल मारा उसमें, तो जैसे ही उसमें कोई फुटबॉल मारता है, तो फुटबॉल मारते ही क्या होगा कि जैसे ही जाकर के वो उस जाले से टकराएगा, तो इस जाले में, इस नेट में आप देखेंगे कि यहाँ पर तरंगे पैदा होती हैं। देखा होगा आपने, तरंगे पैदा होंगी वहाँ पर। अब जितना भारी गेंद होगा, उतनी ज़्यादा तरंगे होंगी पैदा। मान लीजिए कि आप बिल्कुल हल्का-सा कागज़ का बना हुआ, मान लीजिए कि कागज़ का बना हुआ कोई फुटबॉल है, आप उसको अगर आप किक करते हैं फुटबॉल गोल पोस्ट पर, तो क्या होगा, टकराएँगे भी तो बहुत ज़्यादा उसमें से तरंगे नहीं निकलेंगी। दूसरी तरफ मान लीजिए कि आपके पास जो फुटबॉल है, वो लोहे का बना हुआ है। तो लोहे का बना हुआ फुटबॉल है आपके पास, और उसको आप अगर मारते हैं, तो आप अगर उसको मारेंगे तो क्या होगा? पहले तो आपका पैर टूट जाएगा, लेकिन उसके बाद जब जाएगा वो, जब जाले से टकराएगा, तो फिर जाकर के इसमें जो तरंगे पैदा होंगी वो बहुत तीव्र तरंगे होंगी, है ना? तो यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है कि पूरे ब्रह्मांड को हम मान रहे हैं क्या, कि ये बिल्कुल एक जाले की तरह है, नेट की तरह है। अब इसमें जो भी बहुत विशालकाय होगा, मान लीजिए कि जब हम पूरे एक आकाशगंगा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कई सारे तारे हैं, लाखों तारे एक साथ हैं, तो उसका तो द्रव्यमान बहुत अधिक है। तो उसके कारण इस जाल पर भार बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और अगर केवल एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी से पड़ने वाला जो भार है, वो बहुत कम होगा। तो यहाँ पर से जो तरंगे निकलेंगी, अगर मान लीजिए कि कोई, अगर द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो तरंगे जो होंगी, वो काफ़ी तीव्र तरंगे होंगी, बड़ी तरंगे होंगी। और अगर कोई एक ग्रह है, जैसे पृथ्वी जैसा कोई एक ग्रह है, या कोई एक ही तारा भी है, तो उसका द्रव्यमान इस तुलना में बहुत कम है। तो पूरे ब्रह्मांड में जब भी कुछ बहुत ऊर्जावान होता है, जब भी बहुत तीव्र या ऊर्जावान घटनाएँ होती हैं, जैसे ब्लैक होल की टक्कर, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारों की टक्कर इत्यादि, या फिर कई बार विलय हो जाता है ब्लैक होल का, विलय हो जाता है आकाशगंगाओं का। तो इस प्रकार की जो भी ऐसी घटनाएँ हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है, वैसी जो भी घटनाएँ होंगी, वहाँ पर से गुरुत्वीय तरंगे हमें प्राप्त होती है। वहाँ पर से तरंगे होंगी जो निकलेंगी, और बहुत दूर तक वो गमन करेंगी, बहुत लंबी दूरी तक वो गमन करेंगी। तो वैसे में इनको गुरुत्वीय तरंगे कहा जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण निकलने वाली ये तरंगे हैं। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा, उतनी बड़ी तरंगे होंगी। तो इसलिए ऐसे तरंगों को हम गुरुत्वीय तरंगे कह सकते हैं। ठीक है? तो ये गुरुत्वीय तरंगे होती हैं। तो इसीलिए गुरुत्वीय तरंगे जो हैं, वो पदार्थों के साथ-साथ अत्यंत दुर्बल अंतःक्रिया इनकी होती है, जिसे लंबी दूरी तक अबाधित गमन करने में मदद करती है। क्योंकि बाकी आस बीच में कुछ आए भी तो तरंगे उनसे विचलित नहीं होती, उनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो बहुत लंबी दूरी तक ये तय कर सकती हैं। पहली बात जो ये जो तरंगे हैं, इनको लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, यानी लीगो के माध्यम से ढूंढा गया। सबसे पहले लीगो के माध्यम से इन्हें ढूंढा गया, जो कि एक अति संवेदनशील उपकरण है, जिनके माध्यम से इन्हें पहली बार ढूंढा गया। आज भारत में भी इस पर कार्य चल रहा है। इसी प्रकार का एक और उपकरण है, जो कि हम भारत में स्थापित कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है इंडिगो लीगो। ठीक है? इसका नाम दिया गया है इंडिगो लीगो। तो इंडिगो लीगो को भी भारत में विकसित किया जा रहा है। अब लीगो जो है कुछ इस प्रकार का है। ये है लीगो, जहाँ जिसके माध्यम से पहली बार गुरुत्वीय तरंगों की खोज की गई। और आप ये सोचिए कि गुरुत्वीय तरंगों की खोज जो हुई है, वो अभी से लगभग 15 वर्ष पहले, लगभग 12-15 वर्ष पहले ही हुई है। और 12-13 साल हुए अब। और गुरुत्वीय तरंगों के बारे में व्याख्या सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आज से 100 साल पहले कर दी थी। 1915 में पहली बार उन्होंने कहा था कि गुरुत्वीय तरंगे होनी चाहिए, और उसके बाद 100 साल हमें लग गए इस बात को प्रमाणित करने में कि हाँ, गुरुत्वीय तरंगे होती हैं। इसको पहली बार खोज जो है हमने लीगो के माध्यम से किया।
तो भारत में आज जो है हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बन रही है। ये समाचार में भी था अभी कुछ महीने पहले, क्योंकि सरकार ने 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है इस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की। तो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी भारत में बनेगा, इस बारे में तो हम जानते थे, परंतु अब जाकर के इसको अब एक बजट भी दे दिया गया है, 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है इस ऑब्जर्वेटरी को भारत में बनाने के लिए। तो ये भारत का पहला ऐसा ऑब्जर्वेटरी ये होगा। 2019 में देखिए यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशाल ब्लैक होल के विलय का प्रेक्षण किया है। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? पहला है हिग्स बोसॉन कणों का अभिज्ञान हुआ। दूसरा है गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। तीसरा है वॉर्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। और चौथा है इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता यानी सिंगुलैरिटी को समझने में सक्षम बनाया। तो ये चार आपके पास विकल्प हैं। जल्दी से मैं आपके लिए पोल लॉन्च कर दे रहा हूं, अपने उत्तरों को अंकित कीजिए। आसान प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना भी चाहता हूं, तो एक बार जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए पहले। लीडर बोर्ड में दिखाऊंगा, एक ही बार अंत में दिखाऊंगा, जब सारे प्रश्न हो जाएंगे तो एक ही बार लीडर बोर्ड देख लिया करेंगे। बहुत बढ़िया। तो 73% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, जो कि है बी। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि इसका उत्तर बी क्यों है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशाल ब्लैक होल के विलय का प्रेक्षण किया। ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण, तो ब्लैक होल अगर विलय होगा यानी आपस में अगर एक दूसरे के साथ वो मिल जाएंगे, तो क्या होगा? द्रव्यमान बहुत अधिक होगा। द्रव्यमान जहां पे बहुत अधिक है, जो भी ऐसी बहुत ऊर्जावान जो भी घटनाएं हैं ब्रह्मांड में, वहां पर क्या होगा? वहां से गुरुत्वीय तरंगे निकलेंगी। तो हाल ही में, हालांकि ये एक करंट अफेयर्स का प्रश्न था, ये सामयिक घटनाक्रम संबंधी प्रश्न था, लेकिन अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। आप सोचिए कि ये कितना कठिन प्रश्न ये हो सकता है, क्योंकि द हिंदू में इसका उल्लेख नहीं था। द हिंदू में नहीं था, इंडियन एक्सप्रेस में था, हिंदुस्तान में था, तो इन सारे अखबारों में था, लेकिन द हिंदू में नहीं था, जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं सारे अभ्यर्थी, वहां पर नहीं था। परंतु क्या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको करंट अफेयर्स की आवश्यकता भी है? नहीं है। अगर आप इसके पीछे की अवधारणाओं को समझते हैं कि आखिर ये गुरुत्वीय तरंगे बनती हैं तो कब बनती हैं, या फिर जब ब्लैक होल का विलय होगा तो क्या होगा, तो ब्लैक होल का विलय जब भी हो, जब भी ब्लैक होल का विलय हो, वहां से गुरुत्वीय तरंगे अवश्य निकलेंगी। वहां से गुरुत्वीय तरंगे हमेशा ही निकलेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक होल का विलय हो जाए और वहां से गुरुत्वीय तरंगे ना निकलें, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए इसका उत्तर होगा बी। हिग्स बोसॉन कण जो है वो तो बहुत छोटे कण होते हैं, उनका इतने बड़ी बड़ी घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। वॉर्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। इस तरह की पुष्टि केवल आज तक फिल्मों में ही हो पाई है, इस तरह की पुष्टि आज तक सच में कभी नहीं हो पाई है। और इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता यानी सिंगुलैरिटी को समझने में सक्षम बनाया। देखिए, सिंगुलैरिटी की समझ वैज्ञानिकों को है, तो ऐसा नहीं कि इस कारण से, यानी इस घटना के कारण हमें पहली बार पता चला कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। हम सिंगुलैरिटी के बारे में जानते हैं, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है बी। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सूर्य के बारे में। तो जहां तक सूर्य की बात है, तो सूर्य के बारे में भी हम जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा ही है ना? हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाला तारा, हमारे सौर मंडल का, समझ लीजिए कि हमारे सौर मंडल की सबसे मूलभूत इकाई, क्योंकि अगर सूर्य ना हो तो पूरा सौर मंडल ना हो। पूरे सौर मंडल को बांध के रखने वाला यदि कोई पिंड है तो वो क्या है? वो सूर्य है। तो इसीलिए सूर्य बहुत
महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य से संबंधित भी कुछ बातों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य के सारे क्षेत्र क्या हैं, यानी सूर्य की संरचना को समझते हैं। तो सबसे भीतर होता है कोर यानी क्रोड। अब ये वह भाग है जहाँ पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएँ होती हैं। यह वो भाग है जहाँ पर नाभिकीय संलयन हमें होता हुआ दिखता है। और यहीं पर से सारा जो प्रकाश है, सारा जो ताप है, वो यहीं से अब बाहर की ओर जाना शुरू होता है। तो यहाँ का तापमान इसीलिए बहुत अधिक होता है। यहाँ का तापमान जो है, तापमान बहुत अधिक होता है। लगभग समझ लीजिए कि 15 से 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो सकता है। इतना अधिक तापमान यहाँ का हो सकता है। अब यहाँ पर से क्या है कि यहाँ पर से जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, जो भी प्रकाश यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये अब बाहर की ओर जाना शुरू होता है। तो कोर तो सबसे केंद्र वाला भाग हो गया। यहाँ पर से अब बाहर की ओर हम देखते हैं कि ये जाना शुरू होता है। तो पहले आता है विकिरण क्षेत्र, फिर आता है संवहनी क्षेत्र। इन क्षेत्रों के माध्यम से बस हम देखते हैं कि ये बाहर की ओर जाना शुरू होता है। उसके बाद आता है प्रकाश मंडल। और ये प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर जो है, इसको हम सूर्य की सतह के रूप में देखते हैं। ये क्या है? ये सूर्य की सतह है। अब ये जब सूर्य की सतह की जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य की सतह जो यहाँ का जो तापमान है, ये आपको पता होगा अब घटने लग जाता है। लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस का इसका तापमान होता है। तो कहाँ हमने 15-20 करोड़ डिग्री सेल्सियस से शुरुआत की थी और बाहर आते-आते अब ये तापमान कितना हो गया है? 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का कोई नया क्षेत्र नहीं है, कोई भी प्रकाश या ताप को उत्पन्न करने वाला कोई क्षेत्र नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर का तापमान घटता चला जाता है। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप अपने केंद्र से बाहर आएँगे, तापमान घटता चला जाएगा। इसके बाद फिर आता है वर्णमंडल और कोरोना। ये दोनों जो है, ये दोनों मिल करके बनाता है सूर्य का वायुमंडल, ठीक है? ये दोनों मिल करके बनाते हैं सूर्य का वायुमंडल। अब ये जो सूर्य का वायुमंडल है, यहाँ पर का तापमान हम देखते हैं कि यहाँ का तापमान जो है, अब और घटना चाहिए। आप यह सोचेंगे अब तो हम लोग सूर्य से बाहर आ गए, इसके वायुमंडल में आ गए, तो तापमान और घट जाना चाहिए। लेकिन होता है इसका विपरीत। यहाँ पर आकर तापमान फिर से बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रोमोस्फियर यानी वर्णमंडल का जो तापमान है, ये लगभग 50,000 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है और कोरोना का जो तापमान है, ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो यहाँ तो अब हम लोग बाहर आ गए, सूर्य से बाहर आ गए, तापमान घटना चाहिए था, तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ता ही चला जा रहा है, जैसे-जैसे हम बाहर की ओर जा रहे हैं, तापमान बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा क्यों? आखिर ये तापमान अचानक से बढ़ना क्यों शुरू हो गया? अच्छी बात ये है कि हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि ये तापमान जो है ये अचानक से बढ़ क्यों जाता है। इसके पीछे कई सारे शोध चल रहे हैं, कई सारे अध्ययन चल रहे हैं, कई सारी चीज़ें हमने सोच रखी हैं कि क्यों ऐसा हो रहा होगा, इसके पीछे कई सारे अलग-अलग अध्ययन हैं। परंतु आज हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा कि आदित्य L1 को हमने प्रमोचित किया है हाल ही में। पढ़ा ही होगा आपने इसके बारे में तो। तो ये जो आदित्य L1 है, इसके माध्यम से हम सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करना चाहते हैं। इसके माध्यम से हम सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी समझ लीजिए कि हो सकता है कि इसके माध्यम से हमें पता चल जाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यह जो तापमान बढ़ रहा है,
ये तापमान क्यों बढ़ रहा है? अभी इसके पीछे कई सारे अलग-अलग बातें हैं जो कही जाती हैं, लेकिन किसी भी बात को प्रमाणित नहीं किया गया है अभी तक। तो आदित्य एल1 के माध्यम से शायद हम इस बात को समझ पाएँ, क्योंकि आदित्य एल1 का एक मुख्य उद्देश्य सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करना है और इसीलिए इससे हमें पता चल पाए। इसके पहले पार्कर सोलर प्रोब के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो पार्कर सोलर प्रोब के माध्यम से भी इसे इसी का अध्ययन करने की कोशिश की जा रही है। इसके माध्यम से भी यही कोशिश की जा रही है कि सूर्य के वायुमंडल को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सूर्य के संरचना के बारे में बात हो गई। अब सूर्य से संबंधित एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, वो है सौर कलंक, सौर ज्वाला और सौर पवन को समझना। तो सौर कलंक यानी जिसको हम लोग कहते हैं सनस्पॉट, सौर ज्वाला जिसको हम कहते हैं सोलर फ्लेयर, और फिर है सौर पवन जिसको कहा जाता है सोलर विंड। तो ये है सोलर विंड। तो सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर और सोलर विंड, ये तीन क्या होते हैं, हम समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इन तीनों की, तो पहले सबसे पहले सौर कलंक यानी सनस्पॉट। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्यों सौर कलंक इसको कहा जा रहा है, क्योंकि सूर्य के सतह पर आपको ये धब्बे के रूप में नजर आते हैं। सूर्य की सतह पर ये धब्बे के रूप में नजर आते हैं और इनका जो निर्माण होता है ये कुछ विशिष्ट कारणों से होता है। कि कई बार ऐसा होगा कि सूर्य की सतह पर जो भी वहां पर कण थे या वहां पर जो भी स्रोत थे, जो भी वहां पे था, वो अचानक से क्या होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से कण जो है ये बाहर की ओर फेंका जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये सारे कण बाहर की ओर जाएंगे, तो पीछे जो है वो एक खाली क्षेत्र, रिक्त स्थान छोड़ जाते हैं। और ये जो रिक्त स्थान होता है, इसका तापमान कम होता है, क्योंकि यहाँ से सारे जो कण थे, सारे जो आवेशित कण थे, ये अचानक से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, पीछे उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा और ये जो रिक्त स्थान होता है, इसका तापमान कम होगा। इसका तापमान 5,500 6,000 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। इसका तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 3,500 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो इस क्षेत्र का तापमान कम होगा, तो इसीलिए काले धब्बे के रूप में ये नजर आते हैं। तो ये सौर कलंक हो जाता है। ठीक है, तो सौर कलंक क्या है? सूर्य की सतह पर ठंडे पैच की तरह ये होते हैं, ठंडे धब्बे की तरह ये होते हैं, और बाकी हिस्सों की तुलना में ये अधिक गहरे दिखाई देते हैं क्योंकि उतने गर्म नहीं होते। तो इसीलिए याद रखेंगे, इनका जो तापमान है ये 3500 से 4,000 डिग्री सेल्सियस के बीच का हो सकता है। ठीक है, इनका जो तापमान है वो 3500 से 4,000 डिग्री सेल्सियस के का हो सकता है। और हम ये भी देखते हैं कि ये एक सौर चक्र का भी हिस्सा होते हैं, सौर चक्र का ये हिस्सा होते हैं। तो सौर चक्र क्या होता है? सौर चक्र होता है जिसको सोलर साइकिल अंग्रेजी में कहा जाता है, कि 11 वर्षों का एक चक्र होता है। 11 वर्षों का एक चक्र होता है सूर्य पर। तो ये जो सौर चक्र है, इसका पालन सौर कलंक भी करते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हमें आज यहां पर धब्बे नजर आए हैं, तो आज से 11 वर्ष बाद इसी स्थान पर दोबारा आपको सौर कलंक नजर आएगा, इसी स्थान पर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 11 वर्षों का एक चक्र है जिसका पालन हम सौर कलंक को करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर ये सौर कलंक बनते किस प्रकार से हैं? तो सौर कलंक के बनने के पीछे का कारण ये है कि सूर्य की सतह से
हाँ, सूर्य की सतह से आवेशित कण वायुमंडल की ओर प्रस्थान कर या एक प्रकार से कह लीजिए कि प्रमोचित हो जाते हैं, लॉन्च हो जाते हैं। ठीक है? तो यही हमें सौर कलंक के रूप में दिखता है कि उस सतह का तापमान कम है तो वो गहरे रंग के दिखते हैं। तो इसलिए यह क्षेत्र ठीक है, इसीलिए यह क्षेत्र गहरे धब्बे की तरह दिखता है। तो ये सौर कलंक इसलिए होता है कि ये सारे आवेशित कण अचानक से बाहर की ओर फेंका जाते हैं बिल्कुल और पीछे एक रिक्त स्थान छोड़ जाते हैं। इसके बाद है सौर ज्वाला। तो सौर ज्वाला आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक ज्वाला है जो कि सूर्य की सतह से बाहर की ओर निकल रही है और ये जो सौर ज्वाला है, इसको अगर हम समझें तो ये भी सूर्य की सतह से ऊर्जा और विकिरण की अचानक और तीव्र विस्फोट के रूप में हम देखते हैं। और कई बार यही सौर ज्वाला के कारण कई बार हम देखते हैं कि सौर ज्वाला ये सौर कलंक को भी उत्पन्न कर सकती है। ठीक है? तो ऊर्जा और विकिरण का अचानक और तीव्र विस्फोट होता है जो कि बाहर की ओर निकलता है, ज्वाला की तरह बाहर की ओर निकलता है और कई हजारों किलोमीटर तक ये बाहर तक निकलता है। मतलब केवल समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि ये सूर्य के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, ये आप पृथ्वी तक आप इसको महसूस कर सकते हैं। इनके कारण बाहर जाने वाली जो ऊर्जा है, जो विकिरण है, वो पृथ्वी तक आ जाते हैं। इतनी बड़ी ये ऊर्जा होती है। तो इसीलिए जैसे आप देखें यहाँ पर, आप ये देखिए कि पृथ्वी की तुलना में ये ऊर्जा कितनी, ये ज्वाला कितनी बड़ी है। तो ज्वाला इतनी बड़ी है और पृथ्वी इसके तुलना में इतनी छोटी-सी है। तो यहाँ पर ऐसा देखने को हमें मिलता है और अलग-अलग प्रकार के कण और किरणें यहाँ से बाहर निकलती हैं। तो अक्सर चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण सूर्य के वायुमंडल में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा की तेजी से जारी होने के साथ ऐसा होते हुए हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ एक्स-रे और पराबैंगनी प्रकाश भी किरणें भी हैं जो कि यहाँ से बाहर की ओर हमें उत्सर्जित होती हुई दिखती हैं। तो हर तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर से एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा जो है वो बाहर की ओर हमें निकलते हुए नजर आता है। और यहाँ पर से पृथ्वी पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। जो भी पृथ्वी पर कोई भी उपग्रह है तो उपग्रह पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अ, अन्य जो भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे उन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। बिजली संबंधित, विद्युत संबंधित जो भी उपकरण होंगे उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सब पर भी इसका प्रभाव पड़ना संभव होता है। तो जैसे इस प्रकार के समाचार आपको देखने को मिलेंगे बीच-बीच में कि सनस्पॉट में विस्फोट से उत्पन्न हो सकता है एम श्रेणी का सोलर फ्लेयर। ये अभी 1 डेढ़ महीने पहले का एक न्यूज़ है जो कि हमें देखने को मिला था कि सौर ज्वाला किस प्रकार से, सोलर फ्लेयर उसी को कहते हैं, सौर ज्वाला किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है और उसका क्या प्रभाव भी पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं।
उसी प्रकार से है सौर पवन। अब ये जो सौर पवन है और सौर ज्वाला है, ये दोनों इन दोनों में अंतर क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर भी आप क्या देखेंगे कि आवेशित कणों की धाराएं मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं जो कि बाहर निकलते हैं सौर पवन से, यानी कि सोलर विंड से। अब यहां पर समझिए कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमें यह पता है कि जब हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य का जो तापमान है या सूर्य की कोरोना का जो तापमान है, ये लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, करोड़ तक जा सकता है, हमने बात की थी। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में हम यह देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी अलग अलग प्रकार के जो परमाणु होंगे वो आपस में टकराएंगे, और इनके टकराने से क्या होगा कि वे आवेशित कणों को उत्सर्जित करते हैं वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर से हम देखते हैं कि ये अणुओं के बीच का जो टकराव है, ये इतना हिंसक होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणुओं से अलग हो जाते हैं, जिससे आवेशित कणों का प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा इसको कहते हैं हम लोग। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आप समझ लीजिए कुछ नहीं है, बस आवेशित कण है जो यहाँ पर से बनते हैं। तो ये जो आवेशित कण यहाँ पर बनते हैं, ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत अधिक होने के कारण अणु जो है आपस में टकराते हैं, और इनके टकराते ही हम देखते हैं कि आवेशित कणों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर से ये जो कण बनेंगे, यही बाहर की ओर फिर एक पवन के रूप में, सौर पवन के रूप में पहुंचते हैं, और जब पृथ्वी पे पहुंचते हैं तो हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क में आते हैं, जिससे ऑरोरा जैसी घटनाएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, इस प्रकार के चित्र आपने देखे हैं, इस प्रकार का चित्र कई बार आपको देखने को मिलता है कि आपको आकाश में हरे रंग का प्रकाश देखने को मिलेगा। तो ये जो हरे रंग का प्रकाश, कई बार गुलाबी रंग का प्रकाश भी कई बार देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम दिया गया है ऑरोरा बोरियालिस। इसका नाम दिया गया है ऑरोरा बोरियालिस। तो ऑरोरा बोरियालिस इसको क्यों कहा गया है, देखिए ऑरोरा जो है वो रंग को संदर्भित करता है, और बोरियालिस जो है वो बोरियल शब्द से आता है। बोरियल, बोरियल वनों के बारे में आपने पढ़ा है, भूगोल में आपने पढ़ा है बोरियल वन किसको कहते हैं, यानी बोरियल वनस्पति किसको कहते हैं। बोरियल वनस्पति जो कि आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास जो पाए जाने वाला जो वनस्पति है, उसको बोरियल वनस्पति कहते हैं। तो बोरियल जो क्षेत्र है वो आर्कटिक को दर्शाता है। आर्कटिक क्षेत्र को दर्शाता है, तो इसीलिए बोरियल, तो बोरिया, तो इसीलिए बोरियालिस। तो ऑरोरा बोरियालिस क्या हो गया, हरे रंग का प्रकाश जो कि उत्तरी ध्रुव के पास आप देख रहे हैं, यानी बोरियल क्षेत्रों में हरे रंग का जो प्रकाश आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या हो गया, वो ऑरोरा बोरियालिस हो गया, है ना। तो ये बात हो गई, तो इसीलिए ऑरोरा बोरियालिस शब्द का प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो ऑरोरा बोरियालिस है, ये इस ये इसकी जो उत्पत्ति होती है, ये सौर पवन व सौर ज्वाला के कारण होता है। ठीक है, तो ये सौर पवन व सौर ज्वाला के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए याद रखेंगे, कुछ भी अगर इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ भी चुंबकीय हो, या कुछ भी विद्युत संबंधित हो, तो याद रखेंगे ये सब जो है ये सौर पवन व सौर ज्वाला से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो सौर पवन और सौर ज्वाला से ये प्रभावित हमेशा होते हैं। तो इसीलिए ये याद रखेंगे कि किस प्रकार से इसको देखा जाता है। तो इसीलिए हमारे कोई भी उपग्रह होंगे तो उनको परेशानी होगी,
हमारे कोई विमान होंगे तो उनको परेशानी होगी। पावर ग्रिड वगैरह जो होते हैं, जो बिजली घर वगैरह होते हैं, उनको परेशानी हो सकती है। अगर बहुत तीव्र अगर सौर पवन या सौर ज्वाला हुई, तो ये सब प्रभावित होते हैं। तो अंतर आप याद रखें कि सौर पवन जो है ना, ये निरंतर है। ठीक है? ये निरंतर है। और जहाँ तक सौर ज्वाला की बात है, तो याद रखें कि सौर ज्वाला एक विस्फोट के रूप में हम देखते हैं। सौर ज्वाला को हम एक विस्फोट के रूप में देखते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर इन दोनों के बीच में कुछ है, तो वो यही है। ठीक है? सौर ज्वाला को हम विस्फोट के रूप में देखते हैं और सौर पवन को एक निरंतर पवन के रूप में देखते हैं। निरंतर ये सूर्य से बाहर की ओर निकलने वाली पवन के रूप में इसे देखा जाता है। तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़रूरी ये समझना कि इनके बीच का अंतर क्या है। इन सबको एक साथ आप किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ख़ैर आज की कक्षा को मैं यहीं पर रोकता हूँ। आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को अभी पूछ लीजिए और उसके बाद फिर ग्रहों के बारे में चर्चा हम कल करेंगे। ग्रहों के बारे में और बाकी सारे पिंडों के बारे में ये सारी चर्चाएँ हम कल करेंगे। तो अभी अगर कोई भी आपके पास प्रश्न हो तो आप अभी बिल्कुल मुझसे पूछ लें। सोलर सेल या सोलर प्लेट पर इसका प्रभाव होता है? नहीं। देखिए, याद रखिए कि जो भी अ, कहाँ पर प्रभाव की बात कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आप चुंबकीय क्षेत्र के निकट हैं, यानी उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर हैं, तब प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आप भारत पर हैं, भारत में हैं, तो भारत में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है? तीव्र विस्फोट का मतलब हो गया कि जहाँ पर बहुत शक्तिशाली विस्फोट हो उसको हम लोग तीव्र विस्फोट कहेंगे। तो सौर ज्वाला में हम देख रहे हैं कि सौर ज्वाला में बहुत तीव्र विस्फोट होता है जो कि सूर्य के सतह पर होता है। नेब्यूला बॉल, सुशांत आपका प्रश्न है कि नेब्यूला बॉल क्यों बना, इसका सिकुड़न क्यों हुआ जबकि ब्रह्मांड का तो फैलाव हो रहा है। तो ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है लेकिन ये तो एक छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा एक पिंड जैसा क्षेत्र है, तो इसको ब्रह्मांड के फैलाव के साथ जोड़ करके मत देखिए। वैसे में फिर आपको लगेगा तब तो ग्रह में भी विस्तार होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। ग्रह जैसा है वैसा ही है। तो ब्रह्मांड में विस्तार होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो क्षेत्र उपलब्ध है उस क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। और इसमें से एक छोटा-सा एक भाग है जो कि उस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। तो ब्रह्मांड के विस्तार से इसका कोई संबंध नहीं है। कुसुम आपने पूछा है प्लाज़्मा। प्लाज़्मा समझ लीजिए कि जब भी कोई अ, आवेशित कोई कण होता है या आवेशित कोई परमाणु होता है तो उसको एक प्लाज़्मा के रूप में हम देखते हैं। तो जब भी किसी न किसी कारण से जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि काफ़ी तीव्रता के कारण काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण अणु आपस में टकराकर कुछ इलेक्ट्रॉन वग़ैरह बाहर निकल जाते हैं, तो वैसे में जो आवेशित कण बनते हैं, उनको हम लोग प्लाज़्मा कहते हैं। सन एवरेज स्टार है क्या? हाँ, बिल्कुल एवरेज स्टार ही है। सबको नोट्स में किस तरह लिखें? देखिए, या तो आप जो यहाँ पर है आप इसको सीधे-सीधे इसका उपयोग कर लें या फिर जैसे-जैसे मैं जो बताता चलता हूँ या जो भी आपको प्रमुख बिंदु देखने को मिलते हैं और जो भी अतिरिक्त बिंदु मैं साथ में लिखाता चलता हूँ, वो आप साथ में अपने नोटबुक में भी लिखते चलें। रवि आपने पूछा आपने जो सिद्धांत बताए थे हबल सिद्धांत, माइक्रोवेव सिद्धांत और बिग बैंग वाला जो सिद्धांत है, उसके सामने उनके साल लिख दीजिए। देखिए साल से ऐसे ना कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान। विज्ञान में तथ्य आपके लिए प्रमुख नहीं है, आपके लिए अवधारणाएँ प्रमुख हैं।
तो 60 के दशक में हुआ, 90 के दशक में हुआ, इतना भी जाने तो काफ़ी है और इसकी भी आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ पर आवश्यकता थी वहाँ पर मैंने लिख दिया था कि जैसे कोब के सामने मैंने लिख दिया कि वो 1993 या 2006 में डब्ल्यू मैप, तो वो सारी चीज़ें लिख दी। उसके अलावा जानना ज़रूरी नहीं है। देखिए, हमेशा याद रखिए, तिथि, तारीख, दिन, मास महत्वपूर्ण कहाँ पर है? इतिहास में, ठीक है? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विज्ञान। विज्ञान में ये सारे तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। कृष्ण विवर एक बार और बता दीजिए, अभय आपने कहा है। तो देखिए, कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा-सीधा ये हो गया कि यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा हुआ ऐसा शक्तिशाली क्षेत्र है, जो कि अपने आस-पास के सारे पदार्थों को, सारे पिंडों को अपनी ओर खींच ले। जो कि इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश के भी कण अगर नज़दीक आ जाए, तो वो भी इसके अंदर गिर जाए। तो इसीलिए इसको कृष्ण विवर कहा जा रहा है। क्योंकि प्रकाश भीतर गिर गया तो वो अंधकारमय हो गया तो कृष्ण, और विवर क्यों? क्योंकि गड्ढे की तरह है तो इसीलिए विवर। आशुतोष आपने पूछा ये ऑरोरा लाइट्स क्या नॉर्थ पोल के ग्लेशियर्स को मेल्ट नहीं कर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लाइट जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण है। लाइट जो पैदा हो रही है, देखिए हरे रंग का प्रकाश क्यों है? यहाँ पर जो हरे रंग का प्रकाश देख रहे हैं, हरे रंग का प्रकाश क्यों है? हरा रंग जो है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो जहां पर नाइट्रोजन होगा, जहां पर भी नाइट्रोजन से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र होगा, वहां पर हरे रंग का प्रकाश निकलेगा। तो हरा रंग, मैं यहाँ लिखता हूँ वायुमंडल में, वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण है। ठीक है, हरा रंग नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। तो इसीलिए ये रंग है, तो इसीलिए इसका तापमान से या इस प्रकार से कुछ भी संबंध नहीं है। अमित आप कह रहे हैं आज की क्लास कुछ कुछ समझ में आई है, थोड़ा हार्ड लग रहा है। देखिए, ये जो भाग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये शायद जो भी हम पढ़ने वाले हैं इसका सबसे कठिन भाग में से एक है। आगे जाकर के इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी आज की कक्षा में हुई होगी। ये सबसे कठिन भाग हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास है, एक बार दोबारा उस उधर से फिर से देख लीजिए अगर देखने की आवश्यकता पड़े। और कुछ भी डाउट वगैरह हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, कल अपने प्रश्नों को वापस ले आइए, कल फिर उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है? अच्छा देखिए, गौरव आपने पूछा है, तो देखिए ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, तो ये ऑस्ट्रेलिस क्यों है? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, यानी दक्षिणी ध्रुव में पाए जाने वाला। तो ये ऑस्ट्रेलिस क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण ध्रुव में है, तो दक्षिण ध्रुव के पास पाया जाने वाला जो प्रकाश देखने को मिलता है, उसको हम लोग ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। आपने वह जो थोड़ा थ्योरी बताई थी आइंस्टीन और हबल को लेकर, उसका जिक्र कर दीजिए। तो देखिए, मैंने ये आपको बताया कि पहले आइंस्टाइन ने सबसे पहली बार अपनी गणनाओं में उन्हें यह दिखा कि ब्रह्मांड में विस्तार होते रहना चाहिए। उनकी गणनाओं में यह नजर आ रहा था उन्हें कि ब्रह्मांड में विस्तार होते रहना चाहिए। परंतु सारे वैज्ञानिक उस समय यह कहते थे कि ब्रह्मांड एक स्थैतिक अवस्था में है। तो उन्हें लगा कि शायद उनमें कुछ गलती है, यानी उन्होंने जो भी अपने सिद्धांत लिखे हैं, जो भी गणनाएँ उन्होंने की हैं, शायद उसमें कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण उन्हें ये फैलाव नज़र आ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने अपने उन सारी गणनाओं को बदल दिया, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि उन्होंने कुछ गलती कर दी है। लेकिन बाद में एडविन हबल ने लगभग 12-13 वर्षों बाद, मेरे हिसाब से 1928-29 की बात रही होगी, उस समय उन्होंने फिर दोबारा से इस बात को प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मांड में हमेशा विस्तार होता रहता है। तो फिर
आइंस्टीन को लगा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई। ज्योग्राफी से जोड़कर पढ़ सकते हैं। हाँ, ये वाला जो भाग है ये थोड़ा बहुत ज्योग्राफी से से जोड़कर पढ़ सकते हैं बिल्कुल। किसी भी पदार्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे उत्पन्न होता है? कृष्णपाल आपने पूछा। तो जहाँ पर भी द्रव्यमान होगा, जिस भी पिंड में, जिस भी पदार्थ में द्रव्यमान होगा, उसमें खुद ब खुद गुरुत्वाकर्षण बल उनका खुद ब खुद विकसित हो जाता है। तो बस जहाँ पर भी द्रव्यमान है, जितना भी द्रव्यमान हो, कम हो या अधिक हो, जहाँ पर भी द्रव्यमान है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप बनेगा। गुरुत्वीय तरंगी 2015 में खोजी गई थी? नहीं, नहीं, 2014 में तो इसका नोबेल प्राइज़ भी मिल गया था। 2010-11 में इसकी खोज हुई थी। अग्नि तो ऑक्सीजन की वजह से प्रज्वलित होती है, आपने विकास आपने कहा। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अ, लेकिन जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर का कारण अग्नि नहीं, वहाँ पर का कारण ऑक्सीजन नहीं है। वहाँ का कारण नाभिकीय कारण है। वहाँ का कारण क्या है? वहाँ का कारण है हाइड्रोजन और हीलियम। वहाँ का कारण है वहाँ की गति, वहाँ की तीव्रता। तो उस गति के कारण भी वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए गति के कारण भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमेशा ऑक्सीजन के कारण हो, ऑक्सीजन कहाँ सहायक होता है? ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है। जहाँ भी दहन होना हो, जहाँ भी ईंधन का उपयोग करना हो, वहाँ पर ऑक्सीजन सहायक होता है। सूरज की डेथ कैसे होगी? जितिन आपने पूछा। सूरज की डेथ होगी जब एक ऐसा समय आएगा जब सूर्य के भीतर ये जो नाभिकीय संलयन होने वाला जो ईंधन है, ये ईंधन धीरे-धीरे समाप्त होने लग जाएगा और वैसे में फिर संलयन कम होने लग जाएगा, ऊर्जा कम वहाँ से उत्पन्न होगी और धीरे-धीरे हम देखेंगे कि ये फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अल्फीज़ा आपने कहा है हम आर्ट्स स्टूडेंट, क्लास तो पूरी कर ली, सब कुछ लिख भी लिया, समझ कुछ-कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा से इसे दोहराइए, इसको रिविज़न कीजिए और जहाँ पे जो नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लीजिए, दोबारा हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे। सुपरनोवा कब न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में परिवर्तित होता है? मूलचंद आपने पूछा। देखिए इसमें कोई भी सीमा नहीं है। सामान्यतः ये देखा गया है कि अगर बहुत बड़ा तारा हो, अगर महादानव बहुत बड़ा हो और सुपरनोवा बहुत ज़्यादा विशालकाय हो, तब ब्लैक होल बनने की संभावना ज़्यादा होती है और थोड़ा अगर छोटा हो, तो न्यूट्रॉन तारा बनने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन कहाँ पर न्यूट्रॉन तारा बनेगा, कहाँ पर ब्लैक होल बनेगा, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ऑरोरा से किन पर प्रभाव होता है? ऑरोरा एक प्रभावी है, ऑरोरा से किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता। डार्क एनर्जी का कैसे पता चला? जो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड की संरचना के बारे में जब हमें समझ में आया कि इसमें फैलाव होता है, तो वहाँ से हमें इस बात का ज्ञान हुआ। बुक पढ़ना क आवश्यक है कि नहीं? युवराज आपने पूछा, बुक आप छोड़ सकते हैं, बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो भी पीपीटी में है, बस उस पर ध्यान दीजिए और इसके अलावा करंट अफ़ेयर्स बस पढ़ लेना है। बाकी इसके अलावा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कॉस्मोस में क्या सूर्य भी गतिशील है? आशुतोष आपने पूछा। हाँ, बिल्कुल है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि सूर्य अपने पूरे सौर मंडल के साथ गतिशील है। पूरे सौर मंडल के साथ एक एक प्रणाली के रूप में कह लीजिए कि गतिशील है आकाशगंगा में। पार्कर सोलर प्रोब किस देश की है? नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया था। डार्क मैटर बता दीजिए। डार्क मैटर में मैंने आपको जैसा बताया कि ब्रह्मांड में कई सारा क्षेत्र ऐसा है जहां पर
मतलब ब्रह्मांड में हमें देखने को मिलता है कि जितने पदार्थ हमें नज़र आते हैं, उससे कई ज़्यादा ज़्यादा पदार्थ होने चाहिए क्योंकि उनका भार हमें समझ में आ रहा है, परंतु समय लेकिन दिखाई वो नहीं पड़ रहे, इसीलिए उनको डार्क मैटर कहा गया। कृष्ण वर जस्ट लाइक बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है, कह सकते हैं। लीडर बोर्ड मैं आपको दिखा दूँ आज का। ये रहा लीडर बोर्ड। तो दीपशिका, श्रवण, योगेश 3 लोग हैं जिन्होंने सारे के सारे लगता है उत्तर सही दिए हैं, तीनों रैंक 1। तो आपकी तरफ से मिठाई मेरे तक पहुँच जानी चाहिए। बाकी मयंक, शिवांजय, अंकुल, मनीषा, अभय, मूलचंद, अलख, रोशनी, आप सबने एक-एक शायद गलत कर दिया। कृष्णपाल, सुषमा और मोहम्मद मिराज, अरुण सब यहाँ पर हैं और फिर दीपक, राधा, अनुज, प्रियंका, प्रशांत और दिव्या, आप लोग तीसरे स्थान पर हैं। बहुत अच्छी बात है। तो रैंक 1 की तरफ से मिठाई मेरे तक पहुंच जानी चाहिए। L1, L2, L4, L5 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए, आज नहीं। सन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हाँ बिल्कुल होता है, बाहरी सतह पर होता है, बिल्कुल बाहर आने पर। सोलर एनर्जी के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए। ऑरोरा का प्रभाव केवल दोनों ध्रुवों पर क्यों पड़ता है? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में हमारे जो ध्रुव है वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे शक्तिशाली है, इसलिए वहां पर प्रभाव ज्यादा नजर आता है। जहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली ना हो, वहां पर उतना ज्यादा नजर नहीं आएगा। व्हाइट होल के बारे में देवेंद्र आपने पूछा है। देखिए, व्हाइट होल की जो अवधारणा है वो बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारे दिक् काल में यानी स्पेस टाइम में ऐसे वो क्षेत्र हो जाते हैं जहाँ पर जहाँ पर बेसिक कोई भी पिंड अंदर ना जाकर वहां से अगर बाहर की ओर जाता है, तो वैसे में हम इसको कहते हैं कि ये जो है, जो भी पदार्थ होगा वहां से बाहर की ओर जाएगा, वैसा अगर क्षेत्र है तो उसको हम लोग व्हाइट होल कहते हैं। ब्लैक होल में अंदर गिर रहा है सारा पदार्थ, व्हाइट होल में बाहर जा रहा है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होने में खनिजों का भी योगदान होता है? नहीं। हरा रंग ही क्यों दिखाई देता है, मैंने अभी आपको बता दिया, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। कोरोना के वैक्सीन के लिए 2023 में 2 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला है। सुमित, आपने लिखा, हाँ, एमआरएनए वैक्सीन बनाने वाले 2 वैज्ञानिकों को ये मिला है, कल ही मिला है। बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। लीडर बोर्ड नहीं दिखा है लोगों को, कई लोगों को, मैं दोबारा पता नहीं, मैं दोबारा लीडर बोर्ड यहाँ पर दिखा देता हूँ।
तो ये रहा आपका लीडर बोर्ड। ठीक है, देख लिया आपने? चलिए, तो ये सारे प्रश्न थे आपके। उम्मीद है कि सारे प्रश्नों का मैंने उत्तर आपको दे दिया। महा एकीकृत सिद्धांत के मूलभूत बलों को एक बार समझा दीजिए। देखिए, इस सिद्धांत में हम ये कह रहे हैं कि अ, 4 जो मूलभूत बल होते हैं, उन चारों का एक-दूसरे से कोई संबंध नहीं है। अभी तक हम लोग संबंध स्थापित नहीं कर पाए, परंतु हमारा ये मानना है कि अगर सबकी उत्पत्ति एक स्थान से हुई है, तो सबको एक साथ जोड़ना भी संभव हमारे लिए होना चाहिए। तो इसी के पीछे का जो सिद्धांत है, उसी को हम लोग महाएकीकृत सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, जहाँ पर इन चारों को एक-दूसरे से संबंधित करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है? चलिए, आज की कक्षा यहीं पर रोकते हैं। कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे। प्लीज़ जाकर के एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये वाला भाग थोड़ा-सा जटिल भाग है। अच्छे से समझ कर के पढ़ने की कोशिश करें। कुछ भी अगर शंका हो, कुछ भी अगर डाउट हो, तो कल वापस ले आएँ। कल इसके ऊपर हम लोग चर्चा दोबारा कर लेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।